गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बॉटनी के पेपर 1 का यूनिट 2 में लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हम लोग अभी वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं डीएनए के अनुलेखन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसमें डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किन पदार्थों की आवश्यकता होती है डीएनए से आरएनए के निर्माण के लिए, डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला जो है आपका एंजाइम कौन सा चाहिए आपको, आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि डीएनए की एक कुंडली जो है, दो कुंडली होती है डीएनए की, द्विकुंडली नुमा संरचना होती है, दो लड़ी नुमा संरचना होती है। तो इसमें एक ही कुंडली जो है आपका आरएनए के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है सक्रिय रूप से, और इसे क्या कहा जाता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, एंटीसेंस लड़ी जिसे या कुंडली कहते हैं। और ये क्या हो गई आपकी जो उसका जो विपरीत जो होती है लड़ी, वो क्या होती है, सेंस लड़ी जिसे कहा जाता है या सेंस कुंडली कहा जाता है। सेंस कुंडली या लड़ी, जो भी कहें आप, लड़ी कहा जाता है। तो विपरीत होती है डीएनए में जो होता है, आपने देखा कि दोनों कुंडली जो होता है, दोनों लड़ियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, डीएनए के अणु के निर्माण में सहायता करती हैं, और दोनों जो है डीएनए के अणुओं के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। यहाँ स्थिति क्या है, विपरीत है। जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इसमें जो है आपका जो है डीएनए की एक ही लड़ी जो है आपका आरएनए के निर्माण में भाग लेती है, उस लड़ी को क्या कहा जाता है, एंटीसेंस लड़ी कहा जाता है। और जो दूसरी लड़ी है, सेंस लड़ी है, यह क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, आरएनए का निर्माण नहीं होता है, तो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेती है। तो एंटीसेंस लड़ी आरएनए के निर्माण में भाग लेती है। तो पहले आरएनए आपका एंजाइम कौन सा चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। आपको मैंने पढ़ाया था कि डीएनए से डीएनए के अणु निर्माण में, जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन में जो है डीएनए की दोनों लड़ियां क्या होती है, सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। तो यहाँ क्या चाहिए आपको, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, न्यूक्लियोटाइड के टुकड़े चाहिए। जैसे आपका हो गया यूटीपी हो गया आपका, क्योंकि आरएनए का निर्माण होने जा रहा है। तो क्या होगा, आरएनए में और डीएनए में जो उनके क्षार होते हैं उनमें एक मुख्य अंतर होता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यूटीपी होगा आपका, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, उसके बाद क्या होगा आपका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होगा, और आपका ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट होगा। इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जितने सारे ट्राइफॉस्फेट हैं, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इनमें क्या होता है आपका, ये टूटते इससे फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, हटता है। तो इससे एक फॉस्फेट ग्रुप हटा तो किसका निर्माण हुआ, यूडीपी का निर्माण हुआ। और यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप और हटा तो किसका निर्माण होगा, यूएमपी का निर्माण होगा। तो यहाँ जो है जितने सारे ट्राइफॉस्फेट हैं ये सब किस में परिवर्तित हो जाएंगे, यूएमपी में, मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित होंगे। सीटीजी होगा आपका सीएमपी में परिवर्तित होगा, और एटीपी होगा आपका एएमपी में परिवर्तित होगा, और जीटीपी जो है जीएमपी में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इनका बहुलीकरण होता है। तो यूएमपी है, सीएमपी है, एएमपी है और जीएमपी है, ये क्या होते हैं, आपको भाग लेते हैं आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया में। तो एंजाइम आपका आरएनए पॉलीमरेज और आपका फॉस्फेट चाहिए। अब होता है, प्रक्रिया कैसे होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसमें मैंने बताया था कि प्रोकार्योट में जो है एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि यूकार्योट में जो है 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 तथा आरएनए पॉलीमरेज 3। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को जैसे मैंने बताया था, इसकी कौन सी इकाई होती है, मैंने बताया था आपको, बीटा होता है, बीटा डैश होता है, अल्फा होता है, 2 अल्फा चैन होते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका, ओमेगा होता है आपका, और इस सिग्मा के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, सिग्मा फैक्टर जिसे कहते हैं, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये आवश्यक होता है क्योंकि आपका जो है
आरंभिक बिंदु जो होता है अनुलेखन आरंभ बिंदु, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो यहाँ जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज जाके क्या करता है, बंधन बनाता है, और उसमें मुख्य रूप से जो है सिग्मा जो है आपका सहायता करता है। सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा कारक जो है आरएनए पॉलीमरेज को सहायता करता है या अनुलेखन आरंभ बिंदु या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट को पहचान करने के लिए। अब इसके बाद होता क्या है, आपकी ये डीएनए की लड़ी है, डीएनए की लड़ी है, और ये आपका जो है एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है आपका, आरएनए पॉलीमरेज, और इसमें क्या है आपका सिग्मा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, सिग्मा, सिग्मा जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, जो आरएनए निर्माण की प्रक्रिया होती है 3 चरण में संपन्न होती है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, और तीसरा क्या होता है, टर्मिनेशन। तो आपका जो है जो डीएनए आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया है ये 3 चरण में आपकी क्या हो रही है, संपन्न होती है। इसका पहला चरण जो है इनिशिएशन, प्रारंभन जिसको कहा जाता है, इनिशिएशन, इनिशिएशन या इसको आरंभन या प्रारंभ। दूसरा होता है इलोंगेशन, दीर्घन जिसे कहा जाता है, इलोंगेशन, इलोंगेशन जिसे दीर्घन कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है समापन। अब याद रखें, जिसे टर्मिनेशन कहते हैं, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन या समापन, समापन। तो 3 चरणों में जो है आपके रेप्लिकेशन की प्रक्रिया या जिसे हम अनुलेखन की प्रक्रिया कहते हैं संपन्न होती है। अनुलेखन, अनुलेखन। तो पहली जो चरण क्या है इसका, इनिशिएशन, प्रारंभन, जिसमें क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज में उपस्थित जो सिग्मा कारक है वो अनुलेखन आरंभ बिंदु को क्या करता है, पहचानता है, और क्या होता है उस स्थिति, उस चरण को क्या कहा जाता है, इनिशिएशन या प्रारंभन कहा जाता है। अब देखो यहाँ सिग्मा कारक है, इसने पहचानने पॉलीमरेज की सहायता की पहचानने में, अनुलेखन आरंभ बिंदु को पहचानने में। इसके बाद जो है अगला चरण क्या होता है, आपका आरएनए का निर्माण क्या होता है, शुरू हो जाता है। अभी क्या होता है आपका आगे, अब जैसे ही आपका क्या होता है, जब दीर्घन की प्रक्रिया आरंभ होती है, अभी सिग्मा फैक्टर क्या हो गया आपका, अलग हो गया। सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, अभी क्या होता है, बाहर निकल आता है। सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, बाहर निकल आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका इलोंगेशन की प्रक्रिया है या दीर्घन की प्रक्रिया है, उसमें सिग्मा कारक जो है वो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसका सेपरेशन हो जाता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते रहता है। अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आपका आगे बढ़ेगा तो क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका आरएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ये आपका आरएनए जो है, नया आरएनए जो है, आरएनए, इसका क्या होता है, निर्माण होते जाता है। अब यहाँ मैंने आपको जैसे संरचना बताई है जीन की संरचना के बारे में, कि प्रोमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, उसके बीच आपके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, संरचनात्मक जीन। आपको याद रखना चाहिए कि संरचनात्मक जो जीन है, जिसे स्ट्रक्चरल जीन भी कहा जाता है, इससे ही क्या होता है, आपका आरएनए का निर्माण होता है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, जिसके द्वारा क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है आपकी जो है दीर्घन की प्रक्रिया में जो है सिग्मा कारक क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया हो रही है वो 5वें छोर से 3रे छोर की ओर होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका जो आरएनए जो चेन है इसकी लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और आरएनए पॉलीमरेज बढ़ते बढ़ते एक स्थिति में पहुंचता है जहां क्या होता है, आपके टर्मिनेटर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्या है आपका टर्मिनेटर, क्या है आपका टर्मिनेटर, आपका टर्मिनेटर है। तो जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचता है, टर्मिनेटर पर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्षार की विशेष श्रृंखला होती है, जहां जो है अनुलेखन की क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड क्षार की विशेष श्रृंखला होती है, विशेष क्रम होता है, और इसको पहचानने में आरएनए में एक प्रकार का कारक उपस्थित होता है, और इस कारक को कहते हैं रो फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका रो फैक्टर जो होता है, ऐसे इसको दर्शाते हैं रो कारक या रो फैक्टर, रो फैक्टर या
इसको आप रो फैक्टर कह सकते हैं, रो फैक्टर या रो कारक। तो आरएनए पॉलीमरेज ने अनुलेखन आरंभ बिंदु को पहचाना किसकी सहायता से? सिग्मा कारक की सहायता से। और जो समापन जो स्थल है, टर्मिनेटर पॉइंट है, उसको किसकी सहायता से पहचानता है? एक आपका रो फैक्टर होता है, उसकी सहायता से क्या होता है? पहचानता है। और जैसे ही आपका जो टर्मिनेटर के पास आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है, वहाँ विशेष न्यूक्लियोटाइड क्षार की जो श्रृंखला उपलब्ध होती है, जिसकी पहचान रो कारक के द्वारा की जाती है, क्या हो जाता है? अनुलेखन की क्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और आपको जो है इसके फलस्वरूप क्या होता है? एक पूर्ण क्या होता है? एक लड़ीनुमा या एक कुंडलीनुमा आरएनए की संरचना का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। तो हमने देखा कि आरएनए का निर्माण जो है डीएनए से कैसे होता है और आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से भाग लेता है, मुख्य किस प्रकार के कारक की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है और जो ट्राईफॉस्फेट है उनकी आवश्यकता होती है। ये ट्राईफॉस्फेट जो है आपको याद रखना चाहिए, सीधे रूप से आपको भाग नहीं लेते हैं आरएनए की प्रक्रिया में। ये किसमें परिवर्तित होते हैं? मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ जो पायरोफॉस्फेटेज एक एंजाइम काम करता है, आपको याद रखना चाहिए पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज। स्टूडेंट्स आप याद रखें कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है। किसी भी आपका रसायन में फॉस्फेट ग्रुप का स्थानांतरण करता है, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है। और पायरोफॉस्फेटेज जो है ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है? हटाता है। तो आपका यहाँ पायरोफॉस्फेटेज क्या कर रहा है? आपका यहाँ काम कर रहा है। और पायरोफॉस्फेटेज के कारण क्या होता है? यूटीपी किस में कन्वर्ट हो गया? यूडीपी में। फिर ये पायरोफॉस्फेटेज जो है यहाँ काम किया और यूडीपी किस में कन्वर्ट हो गया? यूएमपी में। जो जितने सारे मोनोफॉस्फेट जो हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके अनुलेखन की क्रिया में सीधे रूप से भाग लेते हैं और अंततः क्या होता है? एक लड़ीनुमा आरएनए की संरचना का निर्माण होता है। तो हमने डीएनए अनुलेखन की क्रिया समाप्त की। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।